बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बता दें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनके भीतर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। भारत सरकार और ये केंद्र पूर्व निर्धारित योजना है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसको संचालित करेंगे। 60% जो है वो इसका व्यय भारत सरकार वहन करेगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी और इसके माध्यम से समस्त राजस्व गांवों का सजरा मानचित्र, भू संदर्भित मानचित्र का डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। उसको प्रत्येक खेत के साथ जियो रेफरेंसिंग हो सकेगा और भू अभिलेख के साथ मानचित्र के डिजिटलाइजेशन और अंश निर्धारण का कार्य भी राजस्व परिषद कर रही है, वो भी उसके भीतर अंकित हो जाएगी। तो इसमें 3 रजिस्ट्रियां होनी है, एक फार्मर रजिस्ट्री, दूसरा भू संदर्भित मानचित्र रजिस्ट्री और तीसरा ये इन तीनों को फिर एकीकृत कर इसके भीतर किया जाएगा और इनका उद्देश्य है फसलों के आच्छादन से संबंधित रियल टाइम शुद्ध डाटा प्राप्त किया जाए, जिससे योजनाओं का नियोजन और लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादन के विपणन आदि की सुविधाजनक व्यवस्था हो सकेगी। पोर्टल पर सब हो रहेगा तो उसके माध्यम से जो है वो जो इन प्रोसेसर्स हैं वो भी उसका लाभ पा सकेंगे। इनके किसानों का पहचान और प्रमाणीकरण इससे सुगमता से किया जा सकेगा। बार बार किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए प्रमाण पत्रों के लिए जाने की जरूरत होती है, तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन होने के नाते उन्हें अब उसकी आगे बार बार उसकी जरूरत नहीं होगी और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर MOU आपस में क्रियान्वयन किए हैं और उसमें राज्य स्तर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें कि अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद रहेंगे और साथ साथ में कृषि विभाग, पंचायती राज, उद्यान और विभाग और टेक्निकल NIC का टेक्निकल डायरेक्टर और कृषि के वित्त नियंत्रक, JD राज्य एक नोडल अधिकारी और एक डिजिटल एग्रीकल्चर, ये लोग उसके भीतर उसके सदस्य होंगे। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का सत्यापन समय समय पर थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा भी कराई जाएगी और थर्ड पार्टी और अन्य एजेंसी का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी करेगी। इसके योजना का जो लाभ होगा, फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी मिल सकेगी, राज्य के वास्तविक घरेलू उत्पाद का सटीक अनुमान प्राप्त होगा, कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म स्तर पर लक्षित क्षेत्र की योजनाओं का ठीक प्रकार से नियोजन संभव हो सकेगा, बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन भी इसी के माध्यम से हो जाएगा, फसल बीमा का सत्यापन भी इसके माध्यम से हो जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रॉप कटाई एक्सपेरिमेंट का, अभी क्रॉप कटिंग जो होती है वो मैनुअली होती है, उसके माध्यम से इसका एक्सपेरिमेंट भी काफी प्रमाणित रूप से आ सकेगा और आपदा के दौरान जो नुकसान होते हैं उन क्षति का भी आकलन सही तरीके से होने के नाते उसकी जो उनको क्षतिपूर्ति दिया जाती है वह ठीक समय से समयबद्ध तरीके से सर्वेक्षण और उसको राहत दी जा सकेगी। कृषकों को इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए बार बार सत्यापन की उनको जरूरत नहीं होगी। MSP पर खरीद के लिए जो हर साल रजिस्ट्रेशन और उनका सत्यापन कराने की आवश्यकता होती है उससे भी उनको सरलीकृत हो जाएगी। फसल के नुकसान में वास्तविक क्षेत्र के अनुरूप उनको मुआवजा मिल सकेगा और किसानों को लक्षित फसल के लिए वो किस प्रकार के क्रॉप लगाए हैं समय पर उनको हम एडवाइस दे सकेंगे कि ऐसी परिस्थितियां हैं और आगे मार्केट इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको हम जानकारी भेज सकेंगे कि आपको इस क्रॉप के भीतर इस मौसम में ये फसल लगाया जाना आपको ज्यादा अनुकूल होगा, तो ये सारी सुविधाएं इसके माध्यम से उनको मिल सकेगी। प्रदेश के भीतर कृषि आधारित उद्योगों को भी इसके माध्यम से कितना हमारे पास उत्पादन है उसकी सही जानकारी हो सकेगी, जिसके माध्यम से उनको संस्थागत विपणन जो बिक्री खरीद होती है उसके लिए उनको जोड़ने का अवसर होगा। कृषि इनपुट के सप्लायर को भी ये उससे सुविधा हो जाएगी कि इस क्षेत्र के भीतर किस प्रकार के इनपुट्स की आवश्यकता है और आंकड़ों के आधार पर जो और नवोन्मेषी कार्यक्रम है वो उसके माध्यम से चलाए जा सकेंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि 60 और 40% के रेशियो में भारत सरकार और राज्य सरकार इसका
वहन करेंगे। और इस तरीके से ये डिजिटल क्रॉप सर्वे एग्रीटेक इसके इस प्रस्ताव को आज हमारी मंत्रिपरिषद ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें स्वीकृति प्रदान किया है। दूसरा एक संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उसके अधिनियम के भीतर एक संशोधन हुआ है और 5वां विश्वविद्यालय कृषि गौतम बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध कुशीनगर विश्वविद्यालय उसके भीतर जोड़ा जाएगा। और इस तरीके से जो है वो इसके अधिनियम बना करके 3 मंडल गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ के भीतर आने वाले 10 जनपद इसके भीतर शामिल किए जाएंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं के लिए जो भी पर्यटक आए उनके अवस्थापना के लिए, रुकने ठहरने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हमारे लगभग 86 राही पर्यटक आवास गृह संचालित थे। वर्ष 22-23 में कैबिनेट से उनमें से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे लगातार घाटे में चल रहे थे, अव्यवस्थित नहीं थे, उस तरह के राही पर्यटक गृहों को PPP मूड में लोगों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में कुल 31 जो हमारे राही पर्यटक गृह इसके लिए अनुमोदित मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए थे, उनमें से 10 पर्यटक आवास गृह राही वाले जिनका बेस प्राइस से बहुत अच्छे प्रतिशत में वृद्धि दर पर टेंडरों के आधार पर ई टेंडरिंग के माध्यम से अंतिम रूप से आज उनको PPP मूड में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से निर्णय लिया है। ये राही पर्यटक गृह सोनौली महाराजगंज, राही पर्यटक आवास गृह बटेश्वर आगरा, राही पर्यटक आवास गृह गोकुल गांव मथुरा, राही पर्यटक आवास गृह बांदा, राही पर्यटक आवास गृह कलंजर बांदा जिले का, कालंजर बांदा का। 5वां है राही पर्यटक आवास गृह मथुरा। 6वां है राही पर्यटक आवास गृह राधा कुंड मथुरा। 7वां राही पर्यटक आवास गृह सांडी झील हरदोई। 8वां है राही पर्यटक आवास गृह नीमसार सीतापुर। 9वां है राही पर्यटक आवास गृह देवगढ़ ललितपुर। और 10वां है राही पर्यटक आवास गृह भदोही। ये अलग अलग जिनका हाईएस्ट रेट पे टेंडर आया था उनको अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि इनको हम लोग PPP मूड में 30 साल प्लस 30 साल प्लस 2 साल, 30 साल पहली बार में, 30 साल का नवीनीकरण और 2 साल उनको कंस्ट्रक्शन पीरियड देते हुए हम लोगों ने इन PPP मूड पर देने का निर्णय लिया है, ताकि 30 प्लस 2 years कंस्ट्रक्शन पीरियड, 30 years, फिर आफ्टर 30 years रिन्यूअल, कुल टोटल 62 years। इस तरह हम लोग बेहतर सुविधाएं हमारे पर्यटकों को दे सकें, इस तरह इनको तैयार कराएंगे, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनाएंगे और बेहतरीन संसाधन और सुविधाएं इन राही पर्यटकों को डेवलप करके देने का काम करेंगे। दूसरा निर्णय लिया गया है आज की कैबिनेट में कि राज्य सरकार के अधीन 75% या पूर्ण रूप से जो क्षतिग्रस्त हमारी ऐतिहासिक धरोहरें, हेरिटेज
हेरिटेज किला, इनको हम लोग 90 साल की लीज पर आवंटित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें जो हेरिटेज परिसंपत्तियों को बिजनेस प्लान के अनुरूप हेरिटेज होटल के रूप में, माइंस एक्टिविटी सेंटर के रूप में, रिसोर्ट के रूप में, म्यूजियम, हेरिटेज रेस्टोरेंट के रूप में, बैंक्वेट हॉल के रूप में, वेडिंग टूरिज्म के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, होम स्टे के रूप में, थीमेटिक पार्क के रूप में, वेलनेस सेंटर के रूप में और अन्य टूरिज्म हॉस्पिटलिटी यूनिट के रूप में डेवलप करने के लिए अलग अलग विकासकर्ताओं को देने का काम करेंगे। ये जो 9 बिल्डिंगें हम लोगों ने या उनकी बिल्डिंग, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग या हेरिटेज परिसंपत्तियां हैं, उनमें पहली परिसंपत्ति है 76 मंजिल लखनऊ। इसकी 9.88 एकड़ जमीन को लिया गया है। दूसरी है चुनार किला मिर्जापुर, इसकी 21.64 एकड़ जमीन पर यह बिल्डिंग और कुल मिला के इसकी एरिया है, जिसमें अर्धनिर्मित, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग और ओपन एरिया मिला के 21.64 एकड़ है। तीसरा है बरुआ सागर किला, ये झांसी में है, इसका एरिया है 7.39 एकड़। चौथा है कोठी गुलिस्ता ए इरम लखनऊ, इसका एरिया है 1.35 एकड़। पांचवा है कोठी दर्शन विलास लखनऊ, इसका भी एरिया 1.35 एकड़। ये गुलिस्तान इलम कोठी सहित। छठा है कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ कैसरबाग में है, इसका एरिया है 1.7 एकड़। सातवां है बरसाना जल महल मथुरा, ये इसका एरिया है 1 एकड़। सातवां है शुक्ला तालाब कानपुर, इसका एरिया है 6.90 एकड़। नवा है टिकैत राय बारादरी बिठूर कानपुर, इसका एरिया है 0.217 एकड़। इसमें ये लोग अपने जो डेवलपर होंगे वो हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, माइंस एक्टिविटी देंगे, रिसोर्ट म्यूजियम खोल सकेंगे, हेरिटेज रेस्टोरेंट, बुटिंग रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, वेडिंग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, थीमेटिक पार्क, वेलनेस सेंटर और अन्य हॉस्पिटलिटी टूरिज्म एक्टिविटीज का संचालन यहां से कर सकेंगे। लेकिन जो मूल स्वरूप होगा किले का, उसको यथावत पूर्ववत कायम रखेंगे। रेवेन्यू सरकार को पूरा रेवेन्यू मिलेगा इसका। अभी हम बताते, पहले ये हो जाने दो, हम बताते हैं इसका पूरा। एक आज हम लोग नई नीति उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 लेके आए। आज कैबिनेट से उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आज स्वीकृत हुई है। इसके अंतर्गत
अपने उत्तर प्रदेश के विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र की पहाड़ियों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में लगभग 16,620 वर्ग किलोमीटर के जो वन क्षेत्र हैं, सुंदर परिदृश्य हैं, वन विस्तार, नदियां, झरने, बांध, जलाशय, झीलें, इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये नीति राज्य सरकार के द्वारा आज जो स्वीकृत की गई है कि अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी। इस पर हम लोग भू आधारित, वायु आधारित और जल मार्गों तीनों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए उपयोग करने का काम करेंगे। इस पर जल निकायों और भूमिखंडों पर जो जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा की एक्टिविटी कराएंगे। इसका लिए हम लोग जो एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट की स्थापना करेंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों को समावेशित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम दोनों के बीच में एमओयू कराएंगे, ताकि पूर्व सैनिकों की सेवाएं उसमें हम ले सकें। इसके लिए जो एयर संचालक बनना चाहेंगे, जो लाइसेंस लेना चाहेंगे, उनके लाइसेंस की प्रक्रिया जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न की जाएगी। संबंधित जिले के जिलाधिकारी उन्हें लाइसेंस देंगे और एक बार का जो लाइसेंस शुरू होगा वो 5 साल तक के लिए वैध माना जाएगा। और इसी में साहसिक टूरिज्म के लिए तमाम एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम होगा। और खास रूप से इसमें जो सारे मानक हैं वो इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइन जो भारत सरकार की है, इसकी गाइडलाइन के मुताबिक सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा का मानक और अन्य जो इस गाइडलाइन के अनुसार जो जो चीजें हैं वो एसओपी इसी के अनुसार हम लागू करने का काम करेंगे। ये नया उत्तर प्रदेश के लिए नया विषय है, जिससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसमें अपार संभावना है, क्योंकि विभिन्न राज्यों का हम लोगों ने जो सर्वे कराया है, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, उन राज्यों में इस तरह की गतिविधियों को पहले से ही काफी फ्रूटफुल रूप से कामयाबी के लिए नई दिशाएं मिली हैं वहां के टूरिज्म को, और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को इससे एक नई दिशा निश्चित रूप से मिलने में कामयाबी मिलेगी। लखीमपुर खीरी जनपद में हम लोगों ने जो वहां दुधवा नेशनल पार्क है, उसके पास में तमाम टूरिज्म एक्टिविटीज को गति और बढ़ावा देने के लिए लखीमपुर खीरी के ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।